नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए एक प्यारी सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और आप लोगों को चीज़ें बताते हैं। तो भाई हमारा टॉपिक वर्ब चल रहा है जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अभी बताएंगे आप लोगों को। अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे भाई जो वर्ब का एक मेन हिस्सा होता है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, यानी सीख लिया है। अब वर्ब एडवांस की तरफ हम लोग आगे बढ़ गए थे जिसमें मैंने आप लोगों को जीरंड वगैरह हो गया और आपका इन्फिनेटिव हो गया, इनके जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं जहां से एसएससी प्रश्न पूछ सकती है वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम लोग मेरे भाई आज तीसरी टाइप की वर्ब जो कि उसी में होती है नॉन फाइनाइट के अंदर, वो होती है पार्टिसिपल। उस पर हम लोग बात करेंगे कि ये पार्टिसिपल क्या होती है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पार्टिसिपल होता क्या है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ध्यान से मेरी बात समझना। जो पार्टिसिपल होता है ये कभी भी जब भी आपको एक स्टेटमेंट के अंदर नजर आएगा तो पार्टिसिपल आपका दो ही चीजों का काम कर सकता है। एक तो मेरे भाई या तो ये वर्ब का काम कर रहा होगा, ठीक है, या मेरे भाई ये आपका वहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। ठीक है, तो आपको नोटिस क्या करना है, जो आपका एक पार्टिसिपल होता है वो कभी भी किसी स्टेटमेंट के अंदर आएगा तो या तो वो मेरे भाई वर्ब का काम कर रहा होगा या आपका वो किसका काम कर रहा होगा, एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। अब आपको नोटिस ये करना है कि पार्टिसिपल के बारे में हमें ये बात पता चल गई, लेकिन यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कि भाई पार्टिसिपल हमने ये तो पता चल कर लिया, लेकिन ये यूज कैसे होगा, सेंटेंस में दिखाई कैसे देगा। तो भाई समझना, जो पार्टिसिपल होता है वो सेंटेंस में तीन तरीके से आपको दिखाई दे सकता है। कितने तरीकों से? तीन तरीके से। कौन कौन से तीन तरीके हैं वो तो याद होगा, मैंने आपको बताया भी था। मैंने कहा था तीन प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। एक तो मेरे भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर अगर मैं बात करूं पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। और यहां पर तीनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तीनों का यूज बहुत ज्यादा होता है। हम तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो याद रखना, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी होती है इसी को कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है जी, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है आपकी वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। और परफेक्ट पार्टिसिपल की अगर हम बात करें तो मेरे भाई ये जो होती है वो अपने आप में अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे भाई परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है वो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है। यानी हैविंग के साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो ये जो बन के आपका काम करेगा वो परफेक्ट पार्टिसिपल का काम करेगा। तो आपको ये चीजें बिल्कुल जुबान पे होनी चाहिए कि जो पार्टिसिपल होता है वो एक सेंटेंस के अंदर या तो वर्ब का काम करेगा या एडजेक्टिव का काम करेगा। दूसरी चीज, पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो होते क्या हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म आपकी पास्ट पार्टिसिपल है और आपकी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल है। ये चीजें आपको क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब वन बाय वन अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बनते हैं वो इस पे बनते हैं। अब आप कहेंगे भैया जी ऐसा क्यों? याद करो, क्या कल हमने इसी के जैसे मिलता जुलता वर्ड सीखा था या नहीं? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल। यानी कल हमने एक चीज देखी थी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है ये मेरे भाई जीरंड भी तो होती है। तो हमने ये तो कल ही सीखा था। जो जीरंड आपका टॉपिक होता है ये तो हमने कल ही सीखा था बढ़िया तरीके से, एक एक यूज उसका सीखा था, कहां पे जीरंड आ सकता है, कैसे यूज होता है, क्या सारी बातें हमने कल की क्लास में की थी। तो मेरे भाई अब आपको ये बात समझनी है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप लगाते हो वो जीरंड का काम भी करती है और वो मेरे भाई इन आपका जो है सीधे सीधे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होती है। तो आपको ये चीज अब क्लियर होनी चाहिए कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कब होगी और मेरे भाई साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वो आपकी जीरंड कब होगी। ये डिफरेंस आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट करके आप सबसे पहला जो काम करेंगे वो इन दोनों का डिफरेंस ही क्लियर रखेंगे अपने माइंड के अंदर।
तो पहली बात मेरे भाई याद रखना, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी वो अगर जीरंड का काम कर रही होगी तो हमेशा याद रखना वहां पर उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होगी वो नाउन होगी। अगर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर वहां वो जीरंड है तो डेफिनेटली वो किसका काम कर रही होगी, नाउन का काम कर रही होगी। लेकिन अगर मान लो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो ये नोटिस करना आप, या तो मेरे भाई वो वहां वर्ब का काम कर रही होगी या सीधे सीधे वो एडजेक्टिव का काम कर रही होगी, इसके अलावा और किसी का काम नहीं कर सकती है। ठीक है ना? तो आपको क्या नोटिस करना है, जो मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है वो यही काम कर सकती है। अगर जीरंड होगी तो नाउन का काम करेगी और प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी तो वर्ब का या फिर एडजेक्टिव का काम करेगी। तो अगर मैं इसको इसके आइडेंटिफिकेशन पे, इस पहले कॉन्सेप्ट के आइडेंटिफिकेशन पे कुछ क्वेश्चन दूं तो क्या आप मुझे जीरंड और पार्टिसिपल में अंतर बता पाएंगे? चलिए क्वेश्चन देते हैं आपको। सबसे पहला मैंने क्वेश्चन लिखा, दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा, इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर डिफरेंस करके बताओ कहां पे हमने आईएनजी वाली फॉर्म को जीरंड के रूप में यूज किया है और कहां पे हमने उसको पार्टिसिपल के रूप में यूज किया है। तो आप नोटिस करो, कह रहा है आई लव सिंगिंग, तो आप नोटिस करो लव आपकी एक वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो भाई जब ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो आई लव मुझे पसंद है, क्या पसंद है, व्हाट, तो मेरे भाई आपको बताना होगा कि मुझे ये पसंद है। तो यानी कि ये जो चीज आपकी यहां पे आ रही है ये मेरे भाई व्हाट का रिप्लाई बनेगी। किसका रिप्लाई बनेगी मेरे भाई? व्हाट का रिप्लाई बनेगी। तो आई लव और उसके बाद मेरे भाई जो यहां चीज आएगी वो इस व्हाट का रिप्लाई बनेगी। और आपको याद होगा मैंने कहा था कि कभी भी कोई भी चीज व्हाट या फिर हुम का रिप्लाई बने तो मेरे भाई वो अपने आप में ऑब्जेक्ट होती है। तो आप मुझे बताओ ऑब्जेक्ट अगर कोई चीज होगी तो वो तो या नाउन होगी या प्रोनाउन होगी। अब ये प्रोनाउन तो नहीं है तो भाई क्या हो सकता है? तो आप जानते हैं कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है वो आपका जीरंड की तरह भी काम करता है जो कि एक वर्बल नाउन होता है। यानी यहां पर जो ये वर्ड हमें दे रखा है सिंगिंग, ये मेरे भाई जीरंड का काम कर रहा है। यानी अगर कोई हमसे आइडेंटिफिकेशन में पूछता कि बताओ यहां पे सिंगिंग जीरंड है या पार्टिसिपल है तो हम 1 मिनट में आइडेंटिफाई करके बता देते कि भाई ये तो लव वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का काम कोई नाउन प्रोनाउन करता है, इसका मतलब ये जीरंड है। सिंपल। चलो अब इस वाले में देखो, कह रहे आई वॉन्ट टू स्विम इन द स्विमिंग पूल, भाई मैं स्विमिंग पूल में तैरना चाहता हूं। अब आप नोटिस करो यहां पे मेरे भाई अगर आप देखोगे तो आपकी वांट वर्ब है, वांट वर्ब के बाद ये टू स्विम आपका इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है। फिर कह रहा है इन प्रैपो है, प्रैपो के बाद द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद स्विमिंग वर्ड दे रखा है और फिर पूल दे रखा है। तो भाई द आर्टिकल के लिए जो नाउन है ना वो तो ये पूल है आपका, यानी तो फिर ये स्विमिंग क्या है फिर? तो आप कहेंगे भैया पूल के बारे में इंफॉर्मेशन है ये, और पूल के बारे में इंफॉर्मेशन है तो पूल तो नाउन है भाई, और नाउन के बारे में जो वर्ड इंफॉर्मेशन बताते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव। लेकिन आप नोटिस करो अब ये एडजेक्टिव का तो काम कर रहा है लेकिन भाई ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये तो वर्ब का काम कर ही नहीं रहा है, यहां तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसका मतलब अब मुझे बताओ कि ये क्या है? तो आप कहेंगे भैया जी समझो, आपने हमें बताया था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एडजेक्टिव या वर्ब का काम करे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। मतलब यहां पर जो ये चीज दे रखी है स्विमिंग, ये अपने आप में अगर इसको कोई जीरंड बोला तो वो गलत हो जाएगा, यहां पर ये मेरे भाई क्या है? पार्टिसिपल है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अगर वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट या प्रेपो का ऑब्जेक्ट वगैरह बन रहा है तब तो हम जीरंड बोल देंगे उसको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को। लेकिन अगर वो एडजेक्टिव या वर्ब का काम कर रहा है तो हम सीधे सीधे उसको बोल देंगे कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और बहुत अच्छी तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये पहला पॉइंट था, इसको भाई ध्यान में रखिएगा, मेरा समझाने का काम था, आपको समझा चुका हूं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और अब हम लोग देखेंगे कि भाई एक एक करके सभी पार्टिसिपल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होते हैं मेरे भाई ये। ठीक है, एक एक करके सभी पार्टिसिपल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज हम सीखने वाले हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल को सीखने वाले हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे। तो देखो भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बस एक ही बात आपको ध्यान रखनी है
जो पहला वाला है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, आपको याद रखना है ये प्रेजेंट की बात करेगा। भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट की ही बात करेगा, बस इतनी सी ही बात आपको ध्यान रखनी है। इट टॉक अबाउट प्रेजेंट थिंग्स, यानी कोई भी चीज अगर प्रेजेंट में है तो उसकी बात करेगा सीधे सीधे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन अगर हम बात करें जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये बीती हुई चीजों की बात करता है, यानी जो हो चुकी होती हैं ऑलरेडी, उनकी बात करने के लिए आप पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। इसीलिए हम इसको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल को हम पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। तो ये मेरे भाई जो होती है ना अपने आप में ये पास्ट की बातों को बताएगा। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है ये मेरे भाई आपका जो है तब यूज होगा जब कोई चीजों में गैप की बात हो रही होगी। मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चीजें होती हैं। जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं तीनों के बारे में एक बार बहुत अच्छी तरीके से बता दूं। ये वाला जो होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट की बात को दिखाने के लिए आएगा। पास्ट पार्टिसिपल जो होगा वो मेरे भाई किसी पास्ट की बात को दिखाने के लिए आएगा। और जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है ये तब आता है जब मेरे भाई आपको ना एक दो आपको एक्शन दे रखी होंगी और आपको दोनों एक्शन के बीच में ना बहुत ज्यादा टाइम गैप दिखाना होगा। मैं अभी बताऊंगा कैसे टाइम गैप आता है, वो आप देखिएगा ध्यान से। तो चलिए सबसे पहले अब इसके मेन कॉन्सेप्ट पे ही हम लोग चलते हैं। हमने बेसिक चीजें इसकी देख ली हैं अच्छी तरीके से, जो हमें बेसिक समझना था वो हम समझ चुके हैं पहले कॉन्सेप्ट के अंदर। अब हमें सीधा एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को समझना है जो कि इसी से रिलेटेड है। तो कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा जो मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखिएगा। जो कॉन्सेप्ट बनता है, जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है मेरे भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ध्यान से मेरी बात समझना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनने वाले क्वेश्चन बता दूं फिर दोनों की लड़ाइयां लड़वा देंगे, ठीक है। तो पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट समझो, और वो तो बेसिक बात हो गई इसके बारे में। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो मेन। देखो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे मान लो दो एक्शन आपको दे रखी है, एक एक्शन, ध्यान से मेरी बात समझना, एक एक्शन आपको दे रखी है और फिर आपको एक एक्शन नंबर 2 दे रखी है। कॉन्सेप्ट समझना इसका बढ़िया तरीके से, एकदम दिमाग में आ जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम कहां करेंगे? तो जब भी आपको किसी स्टेटमेंट के अंदर दो एक्शन दे रखी हो, कितनी एक्शन? दो एक्शन, लेकिन दोनों एक्शन के बीच में जो टाइम गैप होगा, ध्यान से मेरी बात समझना, दोनों एक्शन के बीच में जो टाइम गैप होगा वो मेरे भाई बिल्कुल ना के समान हो। कैसा हो? टाइम गैप आप ऐसे मान के चलो हो ही ना, बिल्कुल हो ही ना। यानी आप यहां पे इंग्लिश वाले भाई ध्यान रखेंगे, नो टाइम गैप, नो टाइम गैप, ये चीज। तो आपको यही बात याद रखनी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज आप वहां करेंगे जहां आपको दो एक्शन दे रखी हो लेकिन उनके बीच का जो टाइम गैप हो वो बिल्कुल भी ना हो। यानी एक काम होने वाला था, बिल्कुल कंप्लीट होने वाला था कि दूसरा हो गया तुरंत। तो ऐसे स्टेट में हम ये करते हैं यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल का। समझ पा रहे हो ना? प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब सीधे सीधे यही है कि दो एक्शन हो रही थी लेकिन हुआ क्या कि एक एक्शन पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हो पाई तब तक दूसरी एक्शन शुरू, ये वाली स्थिति होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे मैंने कहा, ध्यान से समझिए, शेर को देखते ही हम भाग पड़े। भाई ऐसा समझो, अब मैंने कहा शेर को देखते ही हम लोग भाग पड़े। अब शेर को देखते ही अगर तुम भाग पड़े तो इसमें बताओ क्या आपने शेर को देखा होगा, देख के पहले पूरी देर थोड़ी देर उसको घूरा होगा ऐसे करके, अच्छा शेर है, फिर भागे होंगे? नहीं मेरे भाई, यहां पर टाइम गैप का कोई मतलब ही नहीं है। आपने शेर को देखा, शेर को देखते ही भाग गए होगे आप तो तुरंत, ये वाली बात हुई। तो शेर को देखते ही भाग जाना, ये वाली बात में अगर आप नोटिस करोगे तो शेर को देखना और आपका भागना ये दो एक्शन है, लेकिन दोनों के एक्शन में कोई भी टाइम गैप नहीं है। आपने शेर को देखते ही भाग गए होंगे, आप जैसे ही देखा होगा अरे बाप रे शेर है, भागो। समझ पा रहे हो ना? तो जब दो एक्शन के बीच में कोई टाइम गैप ना हो तो उस केस में प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं। दिमाग में ये बात फिट कर लेना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना? और एग्जांपल समझो, जैसे मैंने कहा मान लो कोई बिल्डिंग थी उसमें आग लग गई। अब आपने देखा कि अरे बिल्डिंग में आग लग गई, तो मेरे भाई आग लगते ही, जैसे ही आपने आग को देखा तुरंत आप भागे।
तुरंत आप भागे उसकी तरफ कि अरे आग लग गई, बचाओ भाई, जल्दी से इसको ठीक करो। समझ पा रहे हो ना? तो आग को देखते ही आप आग की तरफ भागे। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऐसी कुछ एक्शन होती है जिनके अंदर टाइम गैप नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, अब आपके माइंड में मैं जान रहा हूं जो प्रश्न आपके चल रहा होगा कि भैया जी अगर टाइम गैप होगा तो वहां क्या यूज करेंगे, वो भी बताएंगे, आगे आएगा, वो चीज भी आगे आएगी। पहले आप इस चीज को समझ गए, तो आई होप समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे मैंने कहा, ध्यान से समझिएगा, यहां पे मैं नोटिस कर रहा हूं, मैंने यहां पे थर्ड फॉर्म लिख दी मानो, जैसे मैंने लिखा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। seen a tiger we ran from there। अच्छा, अब बताइए जरा क्या गड़बड़ है भाई इसके अंदर, कुछ कर सकते हो क्या? तो आप नोटिस करो, क्वेश्चन कह रहा है सीन अ टाइगर बी रेन फ्रॉम देयर। टाइगर को देखते ही हम वहां से भाग गए। अब आप समझो, जब आप ये बोल रहे हो कि टाइगर को देखते ही हम वहां से भाग गए, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है जैसे इसके अंदर कुछ ऐसी बात हुई हो कि भाई जैसे ही हमने टाइगर देखा तुरंत भाग गए? अब ऐसा तो नहीं टाइगर को देख के वहां पे रुके रहे आप थोड़ी बहुत देर? यानी यहां पर अगर आप देखोगे तो मेरे भाई ये जो सीन करने का एक्शन नंबर 1 है और ये जो भागने का एक्शन नंबर 2 है, इन दोनों के बीच में टाइम गैप नहीं है। टाइम गैप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। जैसे ही आपने टाइगर को देखा तुरंत हम भाग गए वहां से, हमने जैसे ही टाइगर को देखा हम तुरंत वहां से भाग गए भाई। तो यहां पे जो बात है वो टाइम गैप नहीं है दोनों एक्शन के बीच में। और मैंने क्या कहा, जब दोनों एक्शन के बीच में कोई टाइम गैप नहीं होगा, उस केस में आप जो यूज करेंगे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। बट भाई आप नोटिस करो, आपने तो थर्ड फॉर्म लगा रखी है और थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल, तो क्या ये आएगा? नहीं, ये गलत है। अब सीन नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई? हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है, जो कि अपने आप में क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सीन नहीं आएगा, सींग आएगा। ठीक है भाई, आई होप कि आपके दिमाग में ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बाकी और क्वेश्चन लेते हैं एक, चलो इसी प्रकार से, जैसे एक और एग्जांपल ले लो इसी पे बेस्ड, ताकि आपके माइंड में ये पॉइंट क्लियर हो जाए। दोनों में डिफरेंस क्लियर रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो अगला पॉइंट देखते हैं, अगला एग्जाम्पल समझना, वो भी इसी पे बेस्ड है, ऐसी तरीके का। मैंने लिखा चलो भाई, कह रहे हैविंग सीन द फ्लेम्स दे रेन टुवर्ड्स इट। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, आग की लपटे, फ्लेम का मतलब होता है आग की लपटे, तो आग की लपटे देखी और वे उसकी तरफ भागे भाई। जैसे कुछ लोगों की बात हो रही है यहां पे, उन्होंने क्या किया, आग की लपटे देखी और उनकी तरफ तुरंत भाग पड़े भाई। तो आप मुझे बताओ, आग की लपटे देखने में और इनके भागने में क्या कोई टाइम गैप हो रहा है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, ऐसा तो नहीं होगा कि पहले आग की लपटे खड़े होकर देख रहे हैं, नजारे ले रहे हैं, फिर भाग रहे हैं कि चलो अब चलते हैं बचाने, अब शांत हो गई। ये गलत बात है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी मेरे भाई आप ऐसी बात देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई यहां पे आग की लपटे देखने और भागने में उसकी तरफ, ये बिल्कुल भी टाइम गैप नहीं होगा इन दोनों एक्शन के बीच में। एक की तुरंत देखते इधर देखा और तुरंत भाग पड़ेगी, अरे बचाओ भाई यार जल्दी, कोई जल ना जाए, इस केस में। तो मेरे भाई यहां दोनों एक्शन के बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं है। इसी वजह से आप अगर नोटिस करोगे तो रेन सेकंड एक्शन आपकी दे रखी है और सीन आपकी फर्स्ट एक्शन दे रखी है, लेकिन दोनों के बीच में कोई टाइम गैप नहीं है। इसीलिए मेरे भाई जो हम यूज करेंगे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे। बट आप नोटिस करो, आपके एग्जामिनर बाबू ने क्या यूज करके दिया है, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो भाई ये तो गलत हो जाएगा, ये देखो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा के दिए, तो ये नहीं आएगा। यहां पर भी जो आप लगाएंगे वो सींग लगाएंगे। ठीक है ना, ये चीज।
अब इस पे आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन बना सकते हैं, काफी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बट मोस्ट ऑफ केस में आप नोटिस करना जो क्वेश्चन ज्यादातर बनता है वो इन दोनों की डिफरेंस से बनता है। और डिफरेंस समझने के लिए आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को पहले समझना होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। अब अगर हम बात करें तो इसके प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने समझ लिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनने वाली दोनों बातें हमने समझ ली कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर क्या चीजें होती हैं। मैंने छोटू वाला कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये अपने आप में प्रेजेंट की बातों को दिखाने के लिए आता है। दूसरी चीज मैंने मेरे भाई ये बात भी बता दी कि जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उससे बनने वाला जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, जहां से एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है, वो भी मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है और उसके एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं सेकंड पार्टिसिपल को, जो कि है पास्ट पार्टिसिपल। तो भाई पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? सबसे पहली बात तो यही है, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो अपने आप में मेरे भाई पास्ट की बातों को दिखाता है, यानी वो काम कंप्लीट हो चुका होगा अपने आप में। नोटिस करना ध्यान से, देखो यहां पे हम बात करते हैं, ठीक है भाई, पास्ट पार्टिसिपल। अब देखना ध्यान से, अगर हम बात करें, मैं सबसे पहली बात इसमें लिख रहा हूं, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये एक तरीके से फिनिश्ड एक्शन को दिखाएगा, यानी फिनिश्ड एक्शन को, फिनिश्ड, और अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई कंप्लीट एक्शन, एक्शन भाई ये सी है कहीं, इसको ई समझ लो यार। देखो चलिए भाई, तो मैंने कहा पास्ट पार्टिसिपल के बारे में अब हम लोग देखेंगे। पास्ट पार्टिसिपल में सबसे पहली चीज तो आपको यही ध्यान रखनी है, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो बेसिकली किसी एक्शन को दिखाता है जो पास्ट में कंप्लीट हो गई हो, यानी कंप्लीट एक्शन को दिखाने के लिए ये आएगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात कहूं तो मेरी बात ध्यान से समझना, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा बर्नेड हाउस, और फिर मैंने लिखा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बर्नेड हाउस लिख दिया। और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हो, आप उनको यूज कर सकते हैं इसी प्रकार से। तो अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो यहां पे कह रहा है बर्नेड हाउस, इसका मतलब समझ रहे हो? बर्न का मतलब होता है जलता हुआ, लेकिन मेरे भाई ईडी वाली फॉर्म दे रखी है, ये अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपको याद होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो आपने नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, और यहां पर ये किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव का, क्योंकि घर के बारे में विशेषता बता रही है। तो इसकी जो हिंदी होगी वो मेरे भाई क्या होगी? जला हुआ घर। तो ये जल चुका है ऑलरेडी, कंप्लीट है प्रोसेस, यहां पे जला हुआ है। तो ये जो घर है वो कैसा है? जला हुआ, तो हम बोलेंगे जला हुआ घर। समझ पा रहे हो ना? तो बर्नेड हाउस बोलेंगे, जला हुआ घर। अब इसी प्रकार से आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे उबला हुआ पानी, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? अब उगला हुआ है, उगल नहीं रहा है, उबला हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर। अब यहां पर भी अगर आप नोटिस करोगे तो देखो वाटर आपका नाउन है और इससे पहले ये बॉइल्ड जो लगा रखा है ये एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव तो है बट आप नोटिस करो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा के थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो भाई ये अपने आप में क्या हो गया? थर्ड फॉर्म तो पास्ट पार्टिसिपल होता है, बट ये इसका काम कहां कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो ये जो थर्ड फॉर्म वाला हमने लगाया ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये किसी पास्ट के एक्शन को रेफर कर रहा है। यानी अगर हमने बोला बॉइल्ड वाटर तो ये पानी तो है लेकिन उबला हुआ पानी है। उबला हुआ मतलब उबल गया है, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट हो चुका है काम। तो ये उबल गया है यानी उबला हुआ पानी। ठीक है, ये बात है। तो आपको ये डिफरेंस क्लियर रखना है। अब जो पॉइंट मैं इसके अंदर बताने जा रहा हूं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं।
शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा, एक बार मैं जरा नीचे कर दूं थोड़ा सा इसको, ताकि ये आपको दिख जाए थोड़ा सा। चलिए अभी दिख रहा होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं जो आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें अब आपको बताऊंगा कि आप कैसे डिफरेंस करेंगे कि भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो हम लोग देखेंगे। फिर हम देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों के डिफरेंस से क्वेश्चन पूछता है। चलो भाई अब बात कर लेते हैं। तो इसको इरेज कर दूं क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी लिखने के लिए उसको। इसी के अंदर हम लोग लिखेंगे, आप इसके अंदर नोट बना के लिखिएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस होता है। तो नोट में मैं इनकी लड़ाइयां कराने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट वर्सेस पास्ट पार्टिसिपल, ये क्या कैसे करके यूज होता है। तो आप नोटिस करना, जो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब ऑन गोइंग, मतलब कोई चीज ऐसी जो ऑन गोइंग है यानी चल रही है, उसके लिए दिखाने के लिए आएगा। लेकिन जो आपका पास्ट पार्टिसिपल होगा, यहां पे लिख लीजिए पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन जो आपका पास्ट पार्टिसिपल होगा वो मेरे भाई आएगा, लेकिन किसको दिखाने के लिए, कंप्लीट एक्शन को दिखाने के लिए, कंप्लीट एक्शन को दिखाने के लिए इन पास्ट, मतलब वो एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी पास्ट में, सीधे सीधे उसको दिखाने के लिए आएगा। तो ये तो डिफरेंस हो गया दोनों के अंदर। लेकिन और क्या बात ध्यान रखनी है हमें, तो पहली चीज हमें डिफरेंस याद रखना है कि भाई प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वो ऑनगोइंग चीजों को दिखाने के लिए आता है, और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो कंप्लीट एक्शन को दिखाने के लिए आता है पास्ट के अंदर। लेकिन हम कैसे डिफरेंस कर पाएंगे, तो चलो वो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा मेरे भाई बर्निंग हाउस, अभी आपको याद होगा पीछे हमने बर्न्ड हाउस लिखा था, दोनों में मैं डिफरेंस बताता हूं। अगर मैंने लिखा बर्निंग हाउस, ध्यान से समझना, बर्निंग हाउस, तो मेरे भाई अब ये जो घर है वो ऑन गोइंग जलता हुआ है, मतलब प्रेजेंट में जल रही है वो चीज। अगर मैंने बोला बर्निंग हाउस तो ये जलता हुआ घर हो गया, जला हुआ घर नहीं, जलता हुआ घर, मतलब ये प्रेजेंट में ऑन गोइंग प्रोसेस हो गया। ये जैसे ही मैं आईएनजी वाली फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करूंगा वो काम ऑनगोइंग प्रोसेस में आ जाएगा तुरंत। अगर मैंने बोला बर्निंग हाउस तो जलता हुआ घर है, लेकिन अगर मैंने बोला बर्न्ड हाउस तो मेरे भाई फिर ये जला हुआ घर है, यानी पास्ट में प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो ये डिफरेंस होता है बेसिक सा, दोनों को बात आप ध्यान रखना। मैं यहां पे एग्जांपल में ये बात लिख देता हूं, ये जलता हुआ घर है, ठीक है, ताकि आप इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिख लें। और यहां पे अगर बर्निंग की जगह बस मैंने बर्न कर दिया तो क्या हो जाएगा, फिर वो जला हुआ घर हो जाएगा, यानी पास्ट में कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा फिर वो। ऐसे ही अगर हम ध्यान आ रहा होगा आपको तो हमने एक और एग्जांपल लिया था बॉइल्ड वाटर, यानी उबला हुआ पानी। लेकिन अगर मैंने यही एग्जांपल ले लिया बॉइलिंग वाटर, अब क्या हो गया भैया, अब बॉइलिंग वाटर ले लिया तो अब ये पानी उबलता हुआ पानी हो गया, यानी प्रोसेस ऑन गोइंग है, पानी अभी भी उबल रहा है, तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस हो जाएगा फिर। तो यहां पे बस आपको यही डिफरेंस याद रखना है, यहां पे ये जो पानी है वो उबलता हुआ पानी है, यानी ये ऑन गोइंग प्रोसेस हो गया, उबलता हुआ पानी, ये ऑन गोइंग प्रोसेस हो गया। तो ये बस आपको डिफरेंस याद रखना है कि पास्ट मतलब सीधे सीधे वो काम जो होगा, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब जो आपकी एक्शन होगी वो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, जैसे बर्न्ड हाउस और आपका बॉइल्ड वाटर, वो वाली बात। और यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब चीजें जो है वो ऑन गोइंग है, लाइक इसकी तरह, जैसे जलता हुआ घर, उबलता हुआ पानी, ठीक है, ये सारी चीजें। तो आई होप कि आप इसको ध्यान रख पाएंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का जो डिफरेंस मैंने आपको बताया है वो ध्यान रख पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं लास्ट मेरे भाई, जो कि है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। और चूंकि परफेक्ट पार्टिसिपल को करने से पहले आपको दोनों के बारे में डिफरेंस तो मैंने ऑलरेडी वैसे क्रिएट अपने ही आप हो जाएगा, लेकिन मैं वो भी बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो समझिए, सबसे पहले हम तीसरे वाले पे चलते हैं भाई। जो तीसरा वाला हमारा है वो है अपने आप में परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका यूज हम कहां करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो भाई समझना, इसका यूज हम तब करेंगे जब आपको दो एक्शन दे रखी होंगी। एक एक्शन, स्टेटमेंट के अंदर आपको कोई दो एक्शन दे रखी होंगी सीधे सीधे। अब आपको एक पॉइंट ध्यान आ रहा होगा जो हमने अभी सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आप नोटिस करो,
मैंने कहा आपको स्टेटमेंट के अंदर दो एक्शन दे रखी होंगी, एक्शन 1 और एक्शन 2। अब होगा क्या कि इनके बीच में जो टाइम गैप होगा वो मेरे भाई जरूर होगा, यानी इनके बीच में मेरे भाई जो टाइम गैप होगा वो होगा जरूर, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। यानी अगर टाइम गैप है, अब मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो इनके बीच में टाइम गैप होगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना, सीधा सीधा डिफरेंस बता रहा हूं, लिख के भी बता दूंगा, उनको अप्लाई करके भी बता दूंगा, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और मेरी एक बात को सुन लीजिए मेरे भाई। जो आपका ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर डिफरेंस है वो बस इतना ही है। अगर दो एक्शन के बीच में टाइम गैप होगा तब आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, और दो एक्शन के बीच में अगर मेरे भाई कोई भी टाइम गैप नहीं होगा, एक के होने से पहले ही दूसरा काम शुरू हो गया, तो ऐसे केस में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, ध्यान रखना, नोट पॉइंट करके ये बात मैं लिखवा भी दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपको ये बात ध्यान आ गई, ये कॉन्सेप्ट है भाई आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का, जिसको आपको ध्यान रखना है कि भाई दो एक्शन के बीच में टाइम गैप जरूर होगा। अब जैसे कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिखा हैविंग पास द एग्जाम ही गॉट अ जॉब। भाई एग्जाम पास किया और उसको जॉब मिल गई, लेकिन आप नोटिस करना यहां पे, क्या जॉब मिलने में और एग्जाम के पास करने में क्या इन दोनों के बीच में कोई टाइम गैप नहीं होगा? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल होगा। आप मुझे बताओ, आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम 2025 में निकाल लोगे और आपको क्या तुरंत एग्जाम निकालते ही जॉब मिल जाएगी, कि इधर आपका एग्जाम का रिजल्ट आया तुरंत जॉब मिल गई? भाई एक प्रोसेस होता है, और प्रोसेस फॉलो होने में अच्छा खासा समय लगता है, लगभग 2-3 महीने का। तो टाइम गैप आया या नहीं आया, आप मुझे बताओ। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल आया। तो बस मेरे भाई, अगर दो एक्शन के बीच में कैसे भी करके टाइम गैप आ गया, तो आप उसमें किसी एक्शन को लिखने के लिए जो यूज करेंगे पार्टिसिपल, वो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। तो यहां पर अगर मान लो इसी क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर मुझसे ऐसे कहता, जैसे ध्यान से लिखना, मैंने लिखा पासिंग द एग्जाम passing the exam he got a job। अब इस स्टेटमेंट के अंदर बताओ जरा, कोई गड़बड़ नजर आ रही है क्या? तो आप कहेंगे भैया जी वैसे तो सही है लिखी हुई, लेकिन आप नोटिस करो, आप इसमें पार्टिसिपल पे गौर करो। आप देखोगे कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नजर आ रही है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहां पर ये क्या दे रखा है आपको? प्रेजेंट पार्टिसिपल। बट आप कोशिश करो, आप एक चीज ये देखो, क्या यहां पे इसकी जरूरत है? तो आप देखो, पास करने का एग्जाम का पहला काम आपको दे रखा है, जॉब पाने का आपका दूसरा काम दे रखा है। लेकिन एक चीज आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एग्जाम पास करने में और जॉब पाने में, इन दोनों एक्शन के बीच में एक अच्छा खासा टाइम गैप है। और मैंने कहा था जब टाइम गैप होगा तो भाई परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा, यानी ये जो पासिंग लगा रखा है ये गलत है, इसकी जगह पे आपको परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना होगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो हम बोलेंगे हैविंग पास्ड द एग्जाम, ठीक है, हैविंग पास्ड द एग्जाम बोलेंगे, इस प्रकार से आपको करना है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया, बस मेरे भाई इसको दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दोनों की दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब जो नोट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। नोट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में कि नोट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि नोट पॉइंट आपको ध्यान रखोगे तो उससे आपका थोड़ा फायदा हो जाएगा। ये चीजें नोट कर लेना बढ़िया तरीके से, ये कॉन्सेप्ट लिख लेना और कॉन्सेप्ट के नीचे ये एग्जाम्पल नोट कर लेना। अब यहां पे जो नोट पॉइंट है वो मैं बताने जा रहा हूं कि भाई आपको कैसे डिफरेंस याद रखना है इनके बीच में। तो नोट पॉइंट के अंदर आप ये डिफरेंस लिखेंगे, प्रेजेंट वर्सेस परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये आपको डिफरेंस याद रखना है। डिफरेंस कैसे? बस जितनी बातें इस नोट के अंदर मैं लिखूंगा उतनी ही बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर मेरे भाई दो एक्शन के बीच में टाइम गैप नहीं है, टाइम गैप, और मैं क्रॉस लगा देता हूं इसके नीचे, नहीं है, तो उस केस में जो आप यूज करेंगे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे? जब दो एक्शन के बीच में एक अच्छा खासा टाइम गैप होगा।
ठीक है, तो यहां पे टाइम गैप के नीचे मैं सही वाला साइन लगा देता हूं। इससे आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कि अगर दो एक्शन के बीच में टाइम गैप है तो परफेक्ट पार्टिसिपल, और अगर दो एक्शन के बीच में टाइम गैप नहीं है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये आपको कैसे पहचान में आएगा? तो भाई क्वेश्चन के अंदर जो दो एक्शन दे रखी होंगी ना आपको, उनसे आपको समझना है, आपको खुद उनसे पता करना पड़ेगा। क्वेश्चन कराऊंगा तो उस समय मैं आपको बताऊंगा, जब मैं वर्ब चैप्टर के पीवाईक्यू करा रहा हूंगा वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा ये चीजें कि कैसे अप्लाई की जाती हैं। फिलहाल अभी आप जानते हैं व्हाइट बोर्ड है तो उतने ज्यादा एग्जांपल शायद कंसीडर ना कर पाऊं मैं यहाँ पे, तो इसी वजह से मेरे भाई बस आप ये चीजें जो मैं बता रहा हूं, जो पॉइंट्स वगैरह लिखवा रहा हूं, इन पर बहुत ज्यादा फोकस रखना है आपको, ठीक है ना। तो आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब यहीं पर पार्टिसिपल से बनने वाला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग मेरे भाई रखेंगे, और इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं जरा। हाँ ठीक है, देखो पार्टिसिपल से बनने वाला ही एक कॉन्सेप्ट है, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं पूरे को, ताकि मैं बढ़िया तरीके से उसको नोट डाउन कर पाऊं। ध्यान से समझना, वो क्वेश्चन जो है वो पार्टिसिपल के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब पार्टिसिपल के सब्जेक्ट को कैसे रखते हैं, कैसे काम करता है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो आपको कॉन्सेप्ट करना है अगला, वो करना है पार्टिसिपल के सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहां पे कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल। यानी जो पार्टिसिपल का सब्जेक्ट होता है वो कैसे काम करता है, ये चीज हम देखेंगे। अब आप एक चीज मेरी बात को समझना, जब भी पार्टिसिपल लगाने की बात हो रही होगी तो आपने नोटिस किया कि भाई इसके अंदर मोस्ट ऑफ केसेस में जो ये सब्जेक्ट लगाने वाला कॉन्सेप्ट बनेगा वो तभी बनेगा जब दो एक्शन की बात हो रही होगी। अदरवाइज एक की बात हो रही होगी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन जब बात दो एक्शन की हो रही होगी वहां से क्वेश्चन बनाता है। तो देखो क्या होगा, जैसे मान लो मैंने एक्शन 1 यहां पे लिखा, एक्शन 1 यहां पे लिखा, और यहां मैंने एक्शन 2 लिखा। अब दोनों में समझना बात को, क्या होगा यहां पे देखो, अगर हम बात करें तो ये एक्शन 1 और एक्शन 2, अब सब्जेक्ट किस तरीके से काम कर सकता है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि जो आपका सब्जेक्ट होगा, ध्यान से समझना, पहली कंडीशन समझना, जो आपका यहां सब्जेक्ट होगा वो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि इस वाली एक्शन को भी वही सब्जेक्ट आपका परफॉर्म कर दे और इस वाली एक्शन को भी वही सब्जेक्ट परफॉर्म कर दे। यानी समझना पहली बात को, ये जो पहली बात है इसके अंदर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक्शन 1 और एक्शन 2 दोनों को परफॉर्म करने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो मेरे भाई ये एक ही होगा। ये पहली कंडीशन होती है पार्टिसिपल के सब्जेक्ट की। अब कैसे पता चलेगा कि दोनों एक्शन को एक ही बंदा परफॉर्म कर सकता है या नहीं? तो मेरे भाई बार बार मैं कह रहा हूं, एक्शन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो दोनों एक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता है। समझ पा रहे हो ना? वो जो एक्शन उसके अंदर दे रखी होंगी उनको देख के आप पता कर लोगे बहुत आसानी से। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे पता करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको, जो मैं पहली कंडीशन मैंने बता रहा हूं सब्जेक्ट की, ये होती है कि भाई आपका जो एक सब्जेक्ट आपको दे रखा होगा वो दोनों ही एक्शन को परफॉर्म कर लेगा। यानी पहली वाली एक्शन को भी यही सब्जेक्ट कर लेगा और दूसरी वाली एक्शन को भी यही सब्जेक्ट कर लेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, बट आप दूसरा केस भी यहां पे समझो। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस ये हो सकता है कि आपने जो यहां पे एक्शन 1 लिखी, एक्शन 1, और जो यहां पे आपने एक्शन 2 लिखी, ठीक है, इसमें होगा क्या कि जो आपका यहां पे एग्जामिनर सब्जेक्ट लिख के देगा वो एक एक्शन को तो परफॉर्म कर रहा होगा, इस वाली एक्शन को तो परफॉर्म कर रहा होगा, या हो सकता है इस वाली एक्शन को परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन मेरे भाई किसी भी कीमत पे दोनों एक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि एग्जामिनर दो तरीके की बातें यहां पे कर सकता है, और दो तरीके की बातें भी होती हैं भाई। एक तो ये कॉन्सेप्ट बनता है कि आपका एक ही सब्जेक्ट दोनों एक्शन के लिए काम कर जाए, और एक ऐसा होगा कि आपका जो सब्जेक्ट दे रखा होगा वो एक एक्शन के लिए तो काम कर जाएगा लेकिन एक के लिए काम नहीं करेगा, और उसके लिए जब काम नहीं करेगा तो भाई काम करवाना पड़ेगा, और काम करवाने के लिए ही बनते हैं दो कॉन्सेप्ट। यानी दो बातें आपको ध्यान रखनी है जिससे कि आप मेरे भाई वहां पे, अगर जैसे मान लो ये जो सब्जेक्ट आपका दे रखा है, मान लो इसने एक्शन 1 के लिए तो काम कर दिया लेकिन एक्शन 2 के लिए तो काम कर ही नहीं सकता ये, तो 2 के लिए आपको जो सब्जेक्ट तैयार करना होगा वो खुद से तैयार करना होगा, और इसी के लिए मेरे भाई आते हैं कॉन्सेप्ट।
अब कॉन्सेप्ट क्या होते हैं तो वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं, क्योंकि समरी यहां पे हम लिख रहे हैं, अभी कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे तो मैं बढ़िया तरीके से बताऊंगा। तो समरी में मैं यहां पे लिख देता हूं कि सब्जेक्ट बनाने के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। दो तरीके होते हैं मेरे भाई, सब्जेक्ट बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला भाई, या तो आप किसी थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन को यूज कर लो, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आप यूज कर सकते हैं या कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। कभी कभी सेंटेंस में हिंट भी दे रखी होती है तो आप उस हिंट के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करें कॉन्सेप्चुअली, अगर हम बात करें तो आप जो सब्जेक्ट बनाएंगे, अपना नया सब्जेक्ट जो तैयार करेंगे, वो बनाने के लिए या तो आप किसी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं या किसी थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करते हैं। और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है मेरे भाई एक्टिव पैसिव वॉइस, यानी आप मेरे भाई सेंटेंस को एक्टिव में से चेंज कर देंगे पैसिव के अंदर, और जैसे ही आप पैसिव के अंदर चेंज कर देंगे आपका तुरंत मेरे भाई एक सब्जेक्ट बन के तैयार हो जाएगा जो कि इस वाली एक्शन को भी परफॉर्म कर लेगा। तो दो मेथड होते हैं आपके पास इस सब्जेक्ट को बनाने के, या तो आप प्रोनाउन लगा दीजिए या मेरे भाई आप उस स्टेटमेंट को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर दीजिए। अब होता यह है, ये जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा। अब आप कहेंगे भैया ऐसे कैसे, क्यों नहीं अप्लाई होगा, रीजन समझो। ये इसलिए अप्लाई नहीं होता है क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो कभी भी हम किसी स्टेटमेंट का पैसिव बनाते हैं तो उसी स्टेटमेंट का पैसिव बन पाता है जो वर्ब अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्योंकि भाई आपका पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होना जरूरी है, तभी तो पैसिव बना पाओगे, वरना पैसिव बनेगा ही नहीं। समझ पा रहे हो ना? तो यहां पे एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको यह ध्यान देना होगा कि आपकी जो वर्ब हो सेंटेंस की, जो आपकी टेंस में वर्ब दे रखी हो उसके अंदर, वो मेरे भाई अपने आप में कैसी होनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए, तभी उसका पैसिव बनेगा, अदरवाइज पैसिव बनेगा ही नहीं, तो गलत हो जाएगी बात वहां पे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट पॉइंट पूरी बात आप समझ गए होंगे। अब हम वन बाय वन चीजों को देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और मेरे भाई डिफरेंस भी क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब एग्जाम्पल्स की बारी है। बातें हमने समझ ली है कि किस तरीके से काम करेंगी, कैसे हम मेरे भाई उसको निकालेंगे, किस तरीके से हमें अगर सब्जेक्ट नहीं बन रहा होगा तो हम कैसे नया सब्जेक्ट तैयार करेंगे, उसके लिए उसके तरीके ये लिखे हुए हैं। अब इनको बस इंप्लीमेंट करना है। चलो भाई करते हैं इंप्लीमेंट। ध्यान से नोटिस करना, जो हमने एग्जाम्पल लिए थे हम उन्हीं के थ्रू इस चीज को समझेंगे, जिससे कि हमारी वो बात भी और बढ़िया हो जाए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने लिखा हैविंग पास्ड द एग्जाम, अच्छा, इस वाले एग्जाम्पल के अंदर मुझे जरा देखकर बताओ, ये एग्जाम पास करना पहला काम है, जॉब पाना दूसरी एक्शन है यहां पे। लेकिन अगर मैं नोटिस करूं तो इन दोनों ही एक्शन के लिए जो मेरा सब्जेक्ट दे रखा है वो ये ही दे रखा है। अब आप नोटिस करो, क्या ये जो सब्जेक्ट आपको दिया है ये दोनों एक्शन के लिए काम कर पा रहा है या नहीं। तो आप नोटिस करो, आपको पता चलेगा। भाई मुझे बताओ, एग्जाम किसने पास किया, तो आप कहेंगे भैया इस ही ने एग्जाम पास किया। जॉब किसे मिली, तो आप कहेंगे भैया इस ही को जॉब मिली। यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो दोनों ही एक्शन के लिए काम कर पा रहा है, मतलब पहली वाली सिचुएशन यहां फुलफिल है। और पहली वाली सिचुएशन फुलफिल है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस अपने आप में ठीक है। तो आपको ये चीजें चेक करनी आनी चाहिए, आपको बस यही तो देखना है। अब आप नोटिस करो, आपने सबसे पहले देखा कि एग्जाम पास करना पहली एक्शन है, जॉब पाना दूसरी एक्शन है। अब दोनों एक्शन के बीच में हमने एक चीज नोटिस की कि भाई जो सब्जेक्ट है वो पहली एक्शन को भी परफॉर्म कर पा रहा है और दूसरी को भी, दोनों को एक ही सब्जेक्ट कर रहा है, मतलब हमारी पहली वाली कंडीशन बन रही है और वो फुलफिल है अपने आप में, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे कोई ऐसी बात हो जाती जो मेरे भाई अपने आप में चेंज हो जाए, तो जैसे देखो सेकंड एग्जांपल देखो, अब आप नोटिस करना इसमें ध्यान से। अगर मैं देखूं तो मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए चलिए, अब ये सेकंड वाला एग्जांपल है। आप इस एग्जांपल में मुझे देखकर बताइए
क्या क्या चीजें कैसे दे रखी हैं, सारी चीजें मैंने आइडेंटिफाई करना बताई है, बस उनको अप्लाई करो। तो आप नोटिस करोगे, आपको पता चलेगा हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है, यानी ये अपने आप में मुझे क्या दे रखा है, परफेक्ट पार्टिसिपल दे रखा है। ये क्या दे रखा है मुझे, परफेक्ट पार्टिसिपल यहां पे गिवन है। अब परफेक्ट पार्टिसिपल अगर है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, रोड को क्रॉस करना एक्शन नंबर 1 है, कार ने हिट किया ये एक्शन नंबर 2 है। लेकिन आप नोटिस करो, इस वाली जो आपको वर्ब ये दे रखी है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल जो लगा रखा है, क्या इसके लिए कोई सब्जेक्ट गिवन है? नहीं। लेकिन आप नोटिस करो, आपकी सेकंड वाली जो क्लाउज है उसके अंदर कार आपका सब्जेक्ट दे रखा है। लेकिन मुझे आप बताओ, ये जो कार आपको सब्जेक्ट दे रखा है, ये क्या काम कर सकता है? क्या ये दोनों जगह काम कर सकता है? जैसे ही ऊपर दोनों एक्शन को परफॉर्म कर पा रहा था, क्या ऐसी कार दोनों एक्शन को परफॉर्म कर सकती है? आप समझो भाई, अगर हम देखें, हैविंग क्रॉस द रोड अ कार हिट मी, तो कार ने मुझे हिट किया, तो भाई रोड क्रॉस करने का जो काम कर रहा था, क्या वो कार कर रही थी? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, कार रोड क्रॉस करने का काम थोड़ी ना कर रही थी, रोड क्रॉस करने का काम तो मैं कर रहा था। देखो यहां से मुझे हिंट भी मिल रही है कि मी बोल रहा है, अगर हिट मुझे किया है तो रोड को क्रॉस करने का काम भी मैं ही कर रहा था। मैंने कहा था ऐसे एग्जामिनर हिंट बनाता है। अब ऐसे केस में अगर आप प्रोनाउन से बनाना चाहोगे, प्रोनाउन से भी बन जाएगा सब्जेक्ट आपका नया, और अगर आप मेरे भाई सीधे सीधे पैसिव वॉइस में जाके बनाना चाहोगे तो वहां से भी बन जाएगा, जैसा आपका मन करे वैसा कर लेंगे। तो अभी दोनों से मैं करके बताऊंगा। अब आप यहां पे नोटिस करो, यहां हमारी सेकंड वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई कि भाई हमारा जो सब्जेक्ट है वो इस वाली एक्शन को तो परफॉर्म कर पा रहा है बहुत अच्छे से, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है वो इस पहली वाली एक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता। ये चीज गलत हो जाएगी। तो अब इधर काम नहीं कर सकता, मतलब इसके लिए हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो आप नोटिस करो, आपको यहां पे हिंट दे रखी है, ये आपके लिए हिंट है। ये कह रहा है कि भाई मुझे हिट किया है और ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन मुझे क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो मैंने कहा सब्जेक्ट बनाना है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो यहां पे आई बनाएंगे मेरे भाई, तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन आई क्रॉस द रोड। क्या बोलेंगे मेरे भाई, व्हेन आई क्रॉस द रोड, ये बोलेंगे। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो ना, ध्यान से देखना। चलिए, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, व्हेन आई क्रॉस द रोड। देखिए, इसको पहला तरीका इसका मैं ठीक करने का बता रहा हूं। पहले हम इसको सब्जेक्ट के द्वारा चेंज कर रहे हैं, तो हमने यहां से प्रोनाउन वाला, यानी जो पहला वाला कॉन्सेप्ट में बता रहा था कि हम फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन को यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट बनाने के लिए, तो मैं वो वाला तरीका बता रहा हूं यहां पे। तो मैंने लिखा व्हेन आई हैव, क्योंकि ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है तो हम इसको प्रेजेंट में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने लिखा आई हैव क्रॉस द रोड, क्रॉस द रोड, अ कार हिट मी। अब यहां पर अगर नोटिस किया जाए तो ये बिल्कुल ठीक हो गया, बट ये वाला जो सेंटेंस है वो गलत माना जाएगा। रीजन, क्योंकि इसमें जो आपने ये सब्जेक्ट यूज किया है ये दोनों एक्शन को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हिंट हमें मिल रही थी कि भाई मी दे रखा है, मतलब सब्जेक्ट जो बनेगा वो आई बनेगा। देखो हमने यहाँ पे आई सब्जेक्ट बना दिया। तो व्हेन आई हैव क्रॉस द रोड अ कार हिट मी, तो मैं जब रोड क्रॉस कर रहा था तो भाई उस टाइम पे मुझे एक कार ने हिट कर दिया, बात खत्म, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो इसको ठीक करने का हमारे पास दूसरा तरीका भी है। याद करो, दूसरा कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया था। मैंने कहा था कि ये जो सब्जेक्ट आप बनाएंगे दूसरा, तो सब्जेक्ट बनाने के दो कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला, या तो आप फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कोई प्रोनाउन लगा दो, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से कोई भी प्रोनाउन, और अगर आपको हिंट दे रखी है तो उस हिंट के अकॉर्डिंग लगा देना। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे, दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि भाई इसको हम पैसिव वॉइस से भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख दूं, यानी इसका जो दूसरा तरीका, जो दूसरा इसका सॉल्यूशन बनेगा वो ये बनेगा कि मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने दूं, यानी हैविंग क्रॉस द रोड को ऐसा ही लिखा रहने दूं। तो मैंने लिख दिया ऐसा ही जैसा है ये, हैविंग क्रॉस्ड द रोड, ये मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया। लेकिन जो ये वाली स्टेटमेंट है, सोचो अगर मैं इसको पैसिव में बना दूं तो मेरा काम हो जाएगा। भाई अगर आप नोटिस करोगे तो इसका पैसिव बन भी जाएगा, क्योंकि हिट वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है, मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही और ऑब्जेक्ट ये रहा, मतलब इसका पैसिव बन सकता है। बन सकता है तो बना दो। अब आप नोटिस करो, ये हिट आपको दे रखी है, अब ये कौन सी फॉर्म है, तो आप नोटिस करो कार के अकॉर्डिंग अगर सिंगुलर होती तब तो हिट्स होती ना,
तो इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है, ये मैंने आपको वर्ब में बताया था। तो अगर आप नोटिस करोगे, अगर इसकी पैसिव वॉइस बनाओगे तो मी आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, आई बन जाएगा। अब आपका सेकंड फॉर्म दे रखा है यहां पे, तो इसका पैसिव बनाने के लिए मुझे वॉज हिट करना पड़ेगा। बर हिट मत कर देना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। पास्ट में आई के साथ वॉज ही आता है नॉर्मल केस में, बर आता है लेकिन वो इमेजिनेशन का केस हो जाता है। तो आई वॉज हिट, अब मेरे भाई किसके द्वारा हिट किया गया? एक कार के द्वारा, तो बाय अ कार। अब आप नोटिस करो, अब आप कहेंगे क्या भैया ये अब ठीक हो गया? मेरे भाई बिल्कुल अब ये ठीक हो गया है, एकदम इसमें चांद सितारे लग गए हैं, बिल्कुल ठीक हो गया है। अब आप कहेंगे कैसे प्रूव करो भैया जी? चलो प्रूव करते हैं। देखो, अगर आप देखोगे तो अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये आई है, और आप नोटिस करो ये जो आई सब्जेक्ट है मेरे भाई, हिट किसे किया गया? तो आप कहेंगे भैया आई को, यानी इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो ये आई है, इस वर्ब पे काम हो रहा है, इस सब्जेक्ट पे ही काम हो रहा है ये वाला, यानी यहां पर बात ठीक हो गई। और यही सब्जेक्ट जो है ये मेरे भाई रोड क्रॉस करने का भी काम कर रहा था। भाई रोड क्रॉस करने का काम आ ही तो कर रहा था, यानी ये जो एक्शन नंबर 1 और ये जो एक्शन नंबर 2 है, अब इन दोनों को जो हो रहा है वो सीधे सीधे ये एक्शन ही, यानी कि आपका जो ये सब्जेक्ट दे रखा है यही लीड कर रहा है। तो यहां पे आपने जैसे ही इसको पैसिव वॉइस में बनाया, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये बन गया, और इस वाली वर्ब के लिए भी जो सब्जेक्ट बन गया, यानी इस पार्टिसिपल के लिए जो सब्जेक्ट बन गया वो भी मेरे भाई ये आई ही बन गया आपका। तो यही तो चाहिए था हमको, तो हमने देखो बना दिया यहां पे, इस वाली की वर्ब के लिए भी यही काम कर रहा है और इस वाली वर्ब के लिए भी यही काम कर रहा है, सीधे सीधे। इस पर हाँ माना कि कार के द्वारा काम हो रहा है, लेकिन अब इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो तो ये आई ही बन गया ना, ये चीज देखनी है बस केवल। तो अब आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। दो मेथड होते हैं बस आपके पास, या तो मेरे भाई आप सीधे सीधे कोई प्रोनाउन यूज कर दो फर्स्ट पर्सन और थर्ड में से, या मेरे भाई आप सीधे सीधे अगर पैसिव वॉइस बन पा रहा हो तो पैसिव वॉइस बना दो उसका। दोनों तरीके होते हैं, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। बाकी रही बात इनका मेथड वगैरह यूज करने की, एग्जांपल्स वगैरह की, तो वो मेरे भाई आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने आपको करा भी दिए हैं कुछ, और कुछ मेरे भाई आप खुद से भी यूज कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आसानी से आप यूज कर सकते हैं। बाकी जो दो तरीके मैंने आपको बताया उनको आपको ध्यान रखना है कि भाई दो ही कंडीशन बनती है पार्टिसिपल के सब्जेक्ट के केस में, बस वही आपको ध्यान रखनी है, उसके अलावा आपको चीजें ध्यान नहीं रखनी। तो आप अगर नोटिस करोगे तो आज की क्लास में हम लोगों ने वर्ब चैप्टर लगभग 80% खत्म कर दिया। इससे ज्यादा वर्ब चैप्टर में आपको चीजें नहीं देखनी है, लेकिन अब जो चीजें मैं आपको एक मिनट दीजिए, सॉरी। चलिए देखिए, बात सुनिए मेरी। मैं ये कह रहा था कि वर्ब चैप्टर के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो हम लोगों ने लगभग 80% जो चीजें हैं, 80% चीजें हम लोगों ने कर ली हैं। अब 20% चीजें बची हैं जो कि अपने आप में सीधे सीधे अगर आप नोटिस करोगे तो मेंस ओरिएंटेड चीजें होती हैं, यानी प्री में कभी कभी अगर दिख गया तो एक आध सवाल दिख जाता है, बट प्री में बहुत ही रेयर केस में क्वेश्चन पूछता है वहां से, लेकिन मेंस में क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए मैं वो चीजें भी आपको बताऊंगा, मैं आपको पूरी की पूरी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा और कुछ चीजें आपको बता भी दूंगा वीडियो के थ्रू। तो जैसे कि आपके 2 पॉइंट इसके अंदर और आते हैं, हालांकि एक पॉइंट और भी आता है, उसको हम लोग बिल्कुल बैच के लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी उसका कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आपके जो 2 पॉइंट अभी बचे हुए हैं वर्ब के अंदर, वो पहला पॉइंट तो है आपका एक तरीके से अगर हम बात करें पॉजिटिव वर्ब, और एक मेरे भाई कोलोकेशन ऑफ वर्ब। तो ये दोनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से, बेसिक बातें भी सीखेंगे कि भाई कोलोकेशन क्या होती है, क्या यूज होता है, कैसे हम पता करेंगे क्या चीजें होती हैं, सारी बातें। दूसरी चीज मेरे भाई पॉजिटिव वर्ब, तो पॉजिटिव वर्ब कैसे यूज होती है, कहां यूज करते हैं पॉजिटिव वर्ब, ये सारी बातें हम लोग मेरे भाई 2 क्लासेस में अगली कर लेंगे और हमारा वर्ब चैप्टर भी फिर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़िया तरीके से नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आई होप मेरे भाई मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे और बढ़िया तरीके से आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद।